हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। विपक्ष का अविश्वास सरकार का विश्वास है। सरकार को त्याग पत्र क्यों देना? कहीं साफ स्पष्ट तौर पे कहीं नहीं है कि जैसे अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ सरकार तुरंत वहां रिजाइन करे। एकाधिकार जैसी सरकार है इस समय, बहुत गंभीर मुद्दों पे भी तानाशाही रवैया अपनाती है। हमको लगता है कि वो देश के प्रति उत्तरदायी है, जनता के प्रति उत्तरदायी है, विपक्ष के प्रति उत्तरदायी है। कौन कौन से महत्वपूर्ण ऐसे मौके रहे जब अविश्वास प्रस्ताव ले आए? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति तो अभी देश में 26 बार इसका जो उपयोग है वो किया जा चुका है। ये 27वां बार? ये 27वां बार होगा। 15 बार इंदिरा गांधी के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव की जो प्रैक्टिस है ये हुई है। चौधरी चरण सिंह के खिलाफ, उसके बाद फिर आता है नरसिम्हा राव जी की सरकार के खिलाफ। हाँ ना, हालांकि उन्होंने विश्वास प्रस्ताव प्रस्तावित किया कि हम बहुमत अपना सिद्ध करेंगे। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो अब देखते हैं हम लोग, तो इंद्र कुमार गुजराल जी को भी इसका सामना करना पड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2-2 बार इसका सामना करना पड़ा। तो ये एक लंबा इतिहास हमारे पास है और मजबूत सरकार हो कमजोर सरकार हो, सबके अगेंस्ट ये प्रैक्टिस हुई है। नमस्कार, स्टडी IQIAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आज एक बेहद ज़रूरी डिस्कशन के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उम्मीद है इस डिस्कशन से आपकी पढ़ाई में, आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं आज बातचीत करने के लिए, जिनकी पॉलिटी पर काफ़ी अच्छी पकड़ है और काफ़ी लंबे समय से ये उस पॉलिटी का अध्यापन करते रहे हैं। डॉक्टर अजय अनुराग हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका। और अमरेंद्र पांडे जी हैं हमारे साथ। और आज का जो चर्चा का विषय है वो आप जानते हैं कि इस समय, आपने थंबनेल भी देख लिया होगा, इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा किस बात की हो रही है, वो है अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन की। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपको जानने चाहिए। पहला सवाल तो यही है कि भाई ये प्रस्ताव क्या है और संकल्प और प्रस्ताव में क्या कोई अंतर है, या फिर एक सवाल बनता है कि संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि अविश्वास प्रस्ताव के बारे में क्या प्रावधान है। एक और सवाल बनता है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संविधान में कहाँ जिक्र है कि सरकार गिर जाएगी। ये सारी छोटी मोटी चीज़ें जो हैं कई बार एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं और आप वहाँ कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो आज की चर्चा की शुरुआत तीनों ही पॉलिटी से हैं, लेकिन आज 2 एक्सपर्ट हैं और मैं सिर्फ पूछूंगा, मैं आपके बिहाफ पर इन लोगों से पूछूंगा। सबसे पहले आपसे सर पूछना चाहता हूं मैं, ये प्रस्ताव से पहले क्या समझे, अविश्वास प्रस्ताव आखिर अपने आप में क्या है? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव एक प्रोसेस है, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है उसका एक प्रोसेस है। और जब भी विपक्षी दलों को ऐसा लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, या फिर वो ये जाहिर करना चाहते हैं कि सरकार जो है वो जनता का विश्वास खो चुकी है, तब वो इस तरह एक अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं, ये एक ढंग का एक मैसेज देना चाहते हैं। और उस मैसेज के लिए ही ये प्रोसेस है अपना कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, और इसलिए अविश्वास प्रस्ताव को लाया जाता है। स्टूडेंट्स को कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि 2 वर्ड हैं, एक तो है प्रस्ताव, मोशन, हाँ, और दूसरा एक और वर्ड है रिजोल्यूशन। हाँ, ये तो कई बार पढ़ाते हुए भी कई सारे टीचर्स बोलते हैं कि संकल्प पारित कर दिया गया, या कभी कहते हैं प्रस्ताव पारित कर दिया गया। ये प्रस्ताव और संकल्प टेक्निकली एक ही हैं, दोनों अलग अलग? नहीं, ये आपने ठीक पूछा, और दोनों में तकनीकी रूप से अंतर है। असल में सदन के जितने भी काम होते हैं वो सब प्रस्तावों के माध्यम से होते हैं। जितनी भी चर्चाएं हैं, बहस है और जो रूटीन वर्क है, वो सारा प्रस्ताव के जरिए ही होता है, जिसको हम लोग मोशन कहते हैं। वो प्रस्ताव का मतलब है कि एक विचार को सदन में लाया जाए और सदन के समक्ष विचार को रखा जाए, उस पर बहस हो, चर्चा हो, मतदान हो, उसमें कोई संशोधन करना हो तो संशोधन भी किया जा सकता है, और तब उसको पारित किया जाता है। संकल्प, जिसको हम लोग रेजोल्यूशन कहते हैं, उसका आशय ये है कि वो सदन का एक ढंग से मत है। सदन की जो किसी मुद्दे पर आम सहमति बनती है और सदन तैयार है, सब लोग एक ढंग से अपने विचार को रखना चाहते हैं सामूहिक रूप से, तब उसके लिए फिर संकल्प का चुनाव किया जाता है। जैसे आपको याद होगा कि अन्ना हजारे के आंदोलन में अन्ना हजारे जी को उनके धरना से उनको उठाने के लिए आग्रह किया गया, तो सदन ने, लोकसभा ने एक संकल्प पारित किया था कि हम सब तैयार हैं, जब लोकपाल विधेयक बनेगा तो आपकी बात मानी जाएगी। तो एक संकल्प पारित किया गया और उसी संकल्प के जरिए फिर वो कार्यक्रम उनका समाप्त करवाया गया। तो दोनों में अंतर है। प्रायः जो संकल्प है वो ऐसे ही मुद्दे पे लाते हैं जब सदन एक किसी विचार पर सहमत हो, अपनी सहमति जाहिर करता हो, तब।
और प्रस्ताव जो है रूटीन वर्क है, उसमें हमेशा सारे मुद्दे प्रस्ताव के जरिए लाए जाते हैं, उस पर चर्चा बहस की जाती है और फिर एक पूरी प्रक्रिया के तहत उसको पास किया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव है, ये संकल्प नहीं है, ये प्रस्ताव के रूप में है, एक मोशन है। चलिए, तो एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि कई बार हम लोग जब भी बात करते हैं भारतीय जो संसदीय प्रणाली है, क्योंकि हमने ब्रिटेन से उसको लिया है, तो संसदीय व्यवस्था में कई सारी चीज़ें परंपरा में चली आ रही हैं और परंपरा को समझना बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि अगर आप परंपरा को नहीं समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें इवॉल्व हुई हैं परंपरा से, तो आप किताबों में खोजते रह जाइएगा, संविधान में खोजते रह जाइएगा। अविश्वास प्रस्ताव का अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, कहाँ से चला आ रहा है? बिल्कुल, अगर सर हम अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो चूंकि ये संसदीय प्रणाली का एक हिस्सा है और संसदीय प्रणाली हमारे देश में स्वीकार की गई है और हम जो संसदीय प्रणाली लेकर आए हैं वो इंग्लैंड से लेकर आए हैं। तो इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली के अनुरूप ही हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे मंत्रिपरिषद है। तो मंत्रिपरिषद का जो सामूहिक उत्तरदायित्व है वो हमारे भी व्यवस्था में है और ये जो सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है, यही ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अविश्वास का आधार बनता था। अगर हम बात करें तो रॉबर्ट बालपोल ये पहले प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के और इनके खिलाफ पहली बार इसका इस्तेमाल जो है वो 1742 में किया गया था और इसके आधार पर पहली बार कोई सरकार गिरी थी, किसी सरकार ने त्यागपत्र दिया था बालपोल के आधार पे। इसके बाद तो फिर इंग्लैंड में इस प्रक्रिया को आगे भी और कई प्रधानमंत्रियों के साथ किया गया और ठीक अगर हम लोग बात करें तो 19वीं शताब्दी के मध्य तक ये एक हथियार के रूप में आ गया कि कोई भी सरकार है और उस सरकार को अगर बीच में ही गिराना है तो इसका उपयोग करके ऐसी चीज़ें होने लगी। और ठीक देखा जाए तो इंग्लैंड में तो ये हाल हो गया कि कोई भी सरकार अपना टर्म पूरा नहीं कर पा रही थी। यही कारण था कि 2011 में इंग्लैंड में एक उनके जो कॉमन हाउस है उनका, उसके टर्म को फिक्स करने के लिए एक अधिनियम पास किया गया। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि उस अधिनियम के बाद अविश्वास प्रस्ताव का जो मानक था वो समाप्त हो गया, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर बताया गया कि अविश्वास प्रस्ताव का दुरुपयोग ना हो। तो ये इंग्लैंड की प्रक्रिया में था। फिर अगर हम अपनी तरफ बात करें तो हमारे संविधान में तो इसका कोई उल्लेख नहीं है, इसका कोई प्रावधान नहीं है, ना तो विश्वास का ना तो अविश्वास का, है ना। हाँ, लेकिन यह है कि जो लोकसभा का नियम है 198, उसमें इसके लिए प्रक्रिया दी गई है कि अगर सरकार को अपना विश्वास बताना हो या विपक्ष को विश्वास पे चर्चा कराना हो तो ऐसी दशा में 198 के नियम के अनुसार एक प्रस्ताव लाया जा सकता है जहां पे सरकारें अपना जो विश्वास है वो जाहिर करें। चलिए, आपने एक और कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। मैं अजय सर से पूछता हूँ उस कंफ्यूजन के बारे में, लेकिन एक और बात मैं बताता हूँ आपको। अभी इन्होंने जिक्र किया रॉबर्ट वालपोल के बारे में, जो कि इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर उनको जाना जाता है। करीब 20 साल या 21 साल के करीब उनका रहा था। उनके बारे में ब्रजकिशोर शर्मा में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया गया है कि कैबिनेट की शुरुआत कैसे हुई और प्रधानमंत्री की शुरुआत कैसे हुई। उसमें बड़ा अच्छा जिक्र है कि उस समय जो सम्राट हुआ करता था इंग्लैंड का, वो अंग्रेजी नहीं जानता था, जर्मन जानता था, ठीक है, और मंत्री जो थे वो अंग्रेजी जानते थे, जर्मन नहीं जानते थे। रॉबर्ट वालपोल ऐसे व्यक्ति थे जो लैटिन जानते थे और लैटिन जानने की वजह से ये राजा से संवाद कर पाते थे टूटे फूटे उसमें। इस कंडीशन में जितने मंत्री थे उनमें फर्स्ट अमंग द इक्वल जो प्राइम मिनिस्टर का आज का स्टेटस है, जिस पर काफी डिबेट है, हमारे यहाँ तो उसको मानते नहीं है, तो उन सब पर भारी पड़ जाते थे और वो सम्राट से बातचीत करते थे। और ये सिलसिला लगभग चला 20 साल के आसपास। 20 साल में उन्हें ये परंपरा में ही शुरू हुआ प्रधानमंत्री कहना, प्राइम हो गए मिनिस्टर्स में प्राइम, तो प्राइम मिनिस्टर हुआ। और राजा जो सम्राट था वो अपने जो शयन कक्ष था, उसका जो सोने का कमरा था, उससे सटा हुआ एक छोटा सा कमरा था जिसमें इन मंत्रियों को बुलाया करता था बातचीत करने के लिए, और उस कमरे को कहते थे कैबिनेट। तो ये हो गया कैबिनेट, और वहीं से कैबिनेट की परंपरा शुरू हुई, ऐसे प्राइम मिनिस्टर की परंपरा शुरू हुई। ये बीच में वो जिक्र आ गया रॉबर्ट वालपोल का, तो फिर ये बताना जरूरी था। इसको याद रखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा था। लेकिन अब सवाल पर आ जाते हैं जहां कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। सवाल ये है कि इन्होंने कह दिया कि जब 198 के तहत, लोकसभा नियम 198 के तहत सरकार को अपना विश्वास जाहिर करना हो या विपक्ष को सरकार पर अविश्वास
जाहिर करना हो तो फिर इस्तेमाल किया जाता है अविश्वास प्रस्ताव का। तो विश्वास मत और अविश्वास मत या कॉन्फिडेंस मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसमें क्या अंतर है? देखिए, एक चीज़ है कि अब जो विश्वास मत है उसका तो कहीं कोई उल्लेख नहीं है, और सर ने ठीक कहा कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो हमारे संविधान में नहीं है, बल्कि जो संसदीय प्रक्रिया है उसमें नियम 198 में इसका उल्लेख है। विश्वास प्रस्ताव का एक ढंग से प्रचलन ये रहा कि सरकार जब बनती है तो कई बार सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं होता, या गठबंधन की सरकारें खासकर जब बनती हैं तो उनमें एक संशय बना रहता है, और सदन भी ये जानना चाहता है, जनता भी जानना चाहती है कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं। तो राष्ट्रपति इस बात के लिए सरकार को कह सकता है कि आप अपना विश्वास सदन में दिखाएं। तो ये फिर उस प्रक्रिया में विश्वास मत एक ढंग से चलन में आ गया, और प्राय इधर जब से गठबंधन का दौर शुरू हुआ, अब तो उसके 30 वर्ष से ऊपर हो गए, तो एक लंबा दौर हो गया है गठबंधन सरकारों का, तब से ये चलन हो गया कि आप सरकार गठन होने के बाद राष्ट्रपति कहता है कि अपना विश्वास आप दिखाएं। तो ये विश्वास मत का प्रस्ताव आ गया। कई बार सरकारें भी अपनी मजबूती दिखाने के लिए, एक अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए, सरकार भी कई बार खुद विश्वास प्रस्ताव लेकर आती है, जो सही मायने में उसे उचित नहीं कहा जा सकता। जैसे भी हाल के दिनों में दिल्ली सरकार लेकर आई, दिल्ली के जो प्रदेश सरकार है वो लेकर आई विश्वास मत, जबकि सरकार के पास बहुमत ही नहीं बल्कि पूर्ण बहुमत है, लेकिन वो केवल ये दिखाने के लिए कि हमारी जो आलोचनाएं हो रही हैं बाहर में वो बेकार की बातें हैं, हमारे पास पूर्ण बहुमत है, जनता का पूरा समर्थन है, हमें कोई समस्या नहीं है। तो ये इस ढंग से विश्वास प्रस्ताव का चलन एक है, लेकिन विश्वास प्रस्ताव का कहीं कोई नियम में या किसी जगह कोई उल्लेख है नहीं, जिक्र नहीं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो विश्वास प्रस्ताव है उसकी जो जननी है वो हमारी संसदीय प्रक्रिया है। मतलब भारत से ही विश्वास प्रस्ताव वाला जो ये कॉन्सेप्ट निकला है, मतलब वहां से हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन की परंपरा को लिया और यहाँ एक नई परंपरा हमने शुरू कर दी, है ना। लेकिन वो मतलब वैधानिक रूप से तो उसको अनुमति नहीं ही है, लेकिन अब चलन में है। हाँ, अब वो संविधान की जैसे कई सारे प्रक्रियाएं जो हैं वो चलन में, व्यवहार में है, तो एक उसको अब इसका एक आधार हम विश्वास मत का भी आधार 198 को ही मान सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि एक तरफ जहां अविश्वास प्रस्ताव पास होने पे सरकार गिर जाती है और वहीं विश्वास प्रस्ताव पास होने पे सरकार बच जाती है, तो वो एक दूसरे के लिए क्या होता है कि इनका विश्वास उनका विश्वास, मतलब एक सरकार के पक्ष से लाया जाता है, हाँ, तो एक विपक्ष से, तो मतलब विपक्ष का अविश्वास, सरकार का विश्वास हो गया। तो ये एक चीज है जी। ठीक, तो एक बात तो स्पष्ट हो गई, आप ये समझ लीजिए इस पूरी चर्चा में कहीं कहीं नोट करते रहिएगा कि संविधान में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। ठीक, जिक्र कहाँ है? लोकसभा के नियमावली में है, और नियम संख्या 198 में ये जिक्र है कि स्पीकर चाहे तो ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है और उस पर सबका मत ले सकता है। अब पूरे प्रोसेस को जरा जानना चाहेंगे, 198 में क्या प्रोसेस है? देखिए, 198 का जो प्रक्रिया है कि जब कभी विपक्ष को ऐसा लगता है कि वो सरकार की आलोचना, तीखी आलोचना करना चाहता है, आजकल कई बार इस रूप में भी इस प्रस्ताव का उपयोग किया गया, या फिर वो ये जानना चाहता है कि सरकार के पास बहुमत है या बहुमत नहीं है, तो सरकार के लिए फिर वो एक प्रक्रिया के तहत लोकसभा, एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि ये जो प्रस्ताव है ये केवल लोकसभा में आता है, क्योंकि इसका भी आधार वही 75 जो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है कि हमारा जो मंत्री परिषद है वो तब तक बनी रहेगी जब तक लोकसभा का विश्वास है। तो ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में आता है। अब जब लोकसभा में इसे लाने की प्रक्रिया की जाएगी तो इसका जो पहला नियम है कि कोई भी सदस्य विपक्ष का होगा और वो अध्यक्ष से ये अनुमति चाहता है कि वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता है और सरकार इन मामलों पे फेल्योर है इसलिए। तो ऐसी स्थिति में जो अध्यक्ष हमारा है उसके पास ये स्वविवेक है कि अगर उसे ये प्रस्ताव उचित लगता है कि नहीं इसमें दम है और ये जेन्युइन चीज़ है तो वो उसे अनुमति दे सकते हैं, और अगर लगता है कि नहीं ये केवल और केवल सामान्य और भी हमारे पास इसके विकल्प हैं आलोचना के, सरकार की आलोचना करनी तो और भी निंदा प्रस्ताव जैसे हमारे पास विकल्प है, तो उस पर जाने की अगर उनको लगता है तो वो इसे डिनाई भी कर सकते हैं। तो अगर अध्यक्ष ने इसे डिनाई कर दिया तो ये प्रक्रिया फिर यहीं से समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर अध्यक्ष को लगता है कि उचित है, वर्तमान का हम उदाहरण ले सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब वो अनुमति देते हैं तो उस अनुमति के बाद क्या होता है कि जो सदस्य ले आता है उसको कहा जाता है कि आप जिस दिन भी ये प्रस्ताव लाना चाहते हैं 10 बजे के पहले जो महासचिव हैं, सचिवालय के जो महासचिव हैं वहाँ के, उनको वो अपना प्रस्ताव दे दें।
तो ऐसा माना जाएगा कि ये प्रस्ताव आज ही है और उस दिन से फिर वो उसकी शुरुआत मानी जाएगी। और अगर 10 बजे के बाद आएगा तो ये माना जाएगा कि आपका जो ये प्रस्ताव है नेक्स्ट डे में चला जाएगा। तो जैसे ही 10 बजे के पहले वो देते हैं तो ऐसे में जो अध्यक्ष है वो अनुमति देते हैं कि ये जो प्रस्ताव है ये सदन को पढ़ के सुनाया जाए, और सदन को ये पढ़ के सुनाया जाता है और उसके बाद अध्यक्ष ये अनुमति देते हैं कि जो लोग इसके पक्ष में हैं इस अविश्वास प्रस्ताव के लाने के, वो लोग अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में पक्ष में जो लोग हैं वो खड़े होते हैं। ये जो खड़े होने वाले लोग हैं इनकी संख्या न्यूनतम 50 होनी चाहिए। अगर 50 लोग पक्ष में खड़े हुए कि वो अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में हैं और वो इसे लाना चाहते हैं, तब ये अनुमति दी जाएगी कि ठीक है, अब अविश्वास प्रस्ताव को आज से हम मान ले रहे हैं और अब इस पे चर्चा के लिए आपको एक समय दिया जाएगा जो कि 10 दिन के भीतर होगा। अवकाश को छोड़ के, अगर कोई छुट्टी है तो उस छुट्टी को छोड़ के इस दिन से 10 दिन के भीतर इस पे चर्चा होगी। और चूंकि ये बड़ा प्रस्ताव होता है इसलिए इसको किसी एक दिन के किसी एक हिस्से को, या हो सकता है तो पूरा दिन, इवन एक आध बार हुआ है कि ये 2 से 3 दिन तक भी चला है, तो ये समय इनको अलॉट कर दिया जाता है कि अब इस पे जो है चर्चा होगी। अब फिर उस दिन चर्चा शुरू होती है। चर्चा में सबको मौका मिलता है कि हर कोई सरकार के जो नीतियां हैं या सरकार के जो भी गलतियां हैं उस पर अपनी बात रखे, और बात करने के बाद ये सब कराने के बाद फिर इस पर मतदान की प्रक्रिया होती है। मतदान के साथ यहाँ क्या होता है कि जो उपस्थित लोग हैं उनकी काउंटिंग की जाती है, जो अनुपस्थित हैं फिर उनको प्रस्ताव के पक्ष विपक्ष से हटा दिया जाता है। हालांकि अक्सर ये कन्फ्यूजन होता है कि विश्वास का मतलब हो गया कुल सदस्य संख्या का आधे से अधिक, होता है एक्चुअल में यही है, लेकिन इस प्रस्ताव के पास होने और पास न होने के एवज में केवल जो लोग उपस्थित हैं उनकी बात देखी जाती है और फिर वहाँ पे फिर मतदान कराया जाता है। और अगर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में ज़्यादा लोग जो है वो वोट करते हैं और अविश्वास के प्रस्ताव के विपक्ष में कम लोग वोट करते हैं, तो अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो ऐसी स्थिति में माना जाता है कि सरकार को त्यागपत्र देना होगा। तो इस प्रस्ताव के पक्ष में फिर त्यागपत्र देना होता है। ये प्रक्रिया है। चलिए, कई घंटे तक इन्होंने बताया बहस चलती है। जब पहली बार अविश्वास प्रस्ताव ले आया गया भारत में तो नेहरू जी की सरकार थी, और नेहरू जी की सरकार के दौरान JB कृपलानी साहब ने अविश्वास प्रस्ताव पहली बार लेकर वो आए थे और करीब 21 घंटे तक बहस चली थी। जाहिर सी बात है आज ही की स्थिति लगभग वैसी थी। हाँ, बिल्कुल सेम स्थिति थी। कांग्रेस जिस तरह के दबदबे में थी नेहरू जी के समय में, आज तो दूसरी पार्टी विपक्ष में 62 के करीब वोट पड़े थे और 347 के आसपास 347 के आसपास सरकार के पक्ष में थे, मतलब अविश्वास प्रस्ताव के अगेंस्ट में थे। तो 62 के करीब ही वोट केवल मिले उसके पक्ष में, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में, और आज भी लगभग यही स्थिति है। आज भी समझेंगे कि क्यों लाया गया है, समझ से परे। ठीक है, एक और बात की जो बात में अमरेंद्र ने कहा कि भाई सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, ये प्रोविजन भी तो कहीं नहीं लिखा है, ना 198 में लिखा है ना कहीं संविधान में लिखा है। सरकार को त्यागपत्र क्यों देना हाँ, ये तो एक स्पष्ट तौर पे कहीं नहीं लिखा है ये, लेकिन चूंकि अभी जैसे उन्होंने जिक्र किया कि अनुच्छेद 75 है 75(3), तो उसमें ये प्रावधान है कि सरकार जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो उसमें ये बात स्पष्ट है कि सरकार के पास बहुमत होनी चाहिए, पूर्ण बहुमत होनी चाहिए। सदन का यदि बहुमत नहीं है तो फिर सरकार, लोकतंत्र में, संसदीय प्रणाली में सरकार के रहने का कोई मतलब नहीं है। तो उसके तहत ये बात रखी गई है कि यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और सरकार उसको नहीं पूरा कर पाती, उसको अगर बहुमत नहीं साबित कर पाती, तो एक बहुत ऑब्वियस सी बात है कि सरकार रिजाइन करे, सरकार त्यागपत्र दे। और जनरली ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार ने विलंब किया हो, सरकार त्यागपत्र दे ही देती है क्योंकि मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास जाहिर हो गया। लेकिन यदि ऐसी स्थिति आ जाए कि सरकार उसमें टाल मटोल करे या 1-2 दिन लेट करे, तो फिर इसमें ये साफ तौर पे राष्ट्रपति उसको कहेगा, रिजाइन के लिए उसको कहेगा कि आप त्यागपत्र दीजिए, क्योंकि उसके बाद एक दूसरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। राष्ट्रपति फिर विकल्प तलाशने लगते हैं कि अब इनके अनुपस्थिति में और कौन सरकार बनाने का दावा कर सकता है। तो राष्ट्रपति की भूमिका तब बढ़ जाती है। और ऐसे भी हमारी जो संसदीय प्रणाली है उसमें हम जानते हैं कि जब सरकार के पास बहुमत ना हो तब राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ जाती हैं और राष्ट्रपति का ये उत्तरदायित्व है कि वो नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू करे। तो इसमें राष्ट्रपति की भूमिका अहम हो जाती है। और
ये आपने ठीक कहा कि कहीं साफ स्पष्ट तौर पे कहीं नहीं है कि जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ सरकार तुरंत वहां रिजाइन करे, छोड़े, लेकिन क्लियर है यहाँ ये पे बात हमें भले लगता है कि अगर ना ऐसा हो। कुछ होता है तो न्यायिक व्यवस्था जो है वो हमारी यहाँ पे कुछ अच्छा जो स्पष्टीकरण है वो दे सकती है, क्योंकि मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। हाँ, क्योंकि बहुत बार होता क्या है कि हमारे संविधान निर्माताओं की वो अपेक्षाएं देखी जाती है कि वो जब इस चीज़ को बना रहे थे तो वो क्या सोचते थे कि अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो फिर क्या होना चाहिए। तो इस बिहाफ पे हमें लगता है कि न्यायपालिका, अगर ऐसी स्थिति कभी आई, हालांकि सर ने कहा कि अभी नहीं आई है, और अगर अविश्वास प्रस्ताव पास होता है तो शीघ्र, अतिशीघ्र, यही अपेक्षा है संविधान निर्माता। आज जो राष्ट्रपति के सरकार जो है वो मतलब मेरे ख्याल से राष्ट्रपति के जो अभिभावक की भूमिका है, हाँ, तब वहां वो बढ़ जाती है, उपस्थित है। बढ़ भी राष्ट्रपति जाती है। और इंटरप्रिटेशन का जहां तक मामला है, ये शायद मेरे ख्याल से इतना उल्झा हुआ मैटर नहीं है, नहीं, क्योंकि इतना उलझा हुआ 75(3) मैटर। बहुत स्पष्ट बिल्कुल। तौर पर कहता है कि मंत्रिपरिषद जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो लोकसभा के विश्वास तक सामूहिक उत्तरदायित्व है। इसका मतलब ही है कि अगर लोकसभा में सरकार का विश्वास खो दिया है अगर सरकार तो उसको ने, तुरंत तो फिर जाहिर सी बात है कि अब उसको इस्तीफा दे देना पड़ेगा। और अंग्रेजी दूसरी में बात- सब जगह लिखा भी है, जो लैंग्वेज है, अगर आप उस लैंग्वेज पे जाएं तो लिखा है हैज टू रिजाइन, गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन। हाँ। तो इसका साफ साफ मतलब है जो प्रोसेस में दिया हुआ है, तो उससे साफ जाहिर है कि सरकार को रिजाइन करना ही चाहिए, त्याग पत्र देना ही चाहिए, बल्कि देना चाहिए नहीं, सरकार को देना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ और है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं 75 में, तो वह हम लोग पढ़ते हैं कि जो मंत्री है वो मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, और मंत्री का जो पद है वो कहीं ना कहीं विथ प्लेजर प्रसाद पर्यंत है। और ऐसी स्थिति में कई बार ये चर्चा भी देखने को मिली है, आप किताब में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का पद क्या विथ प्लेजर का पद आएगा उसके भीतर। तो प्रधानमंत्री भी मंत्रिपरिषद का मुखिया ही तो है। तो एक तरीके से देखा जाए तो अगर ये कुछ कंडीशन जो बहुमत वाली है, अगर इन कंडीशन को हटा दिया जाए तो प्राइम मिनिस्टर का भी पद कहीं ना कहीं मिनिस्टर की तरह वो विथ प्लेजर हो जाता है। तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री देर करे त्यागपत्र देने में, तो राष्ट्रपति के पास अधिकार आ जाता है कि वो उनसे त्यागपत्र। यहाँ एक चीज और स्पष्ट कर लीजिए कि क्यों कह रहे हैं कि राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ जाएगी। डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल राष्ट्रपति कब कब कर सकता है, उसमें एक ये भी चीज है कि जब तक सरकार लोकसभा में अपना विश्वास रखती है तभी तक वो सलाह मानने के लिए बाध्य है। जो 74 में दिया गया है, अनुच्छेद 74 में, कि राष्ट्रपति सलाह मानेगा और एक बार पुनर्विचार के लिए वापस करेगा, उसके बाद सलाह अगर पुनर्विचार के बाद लौटाया जाएगा या दोबारा दिया जाएगा तो उसको मानना होगा। ये कंपल्शन कब तक है? ये कंपल्शन सिर्फ तब तक है जब तक सरकार बहुमत में है। जिस समय सरकार ने अपना विश्वास खो दिया, वो बहुमत से में नहीं है, लोकसभा में उसका विश्वास नहीं है, तो फिर राष्ट्रपति अपने विवेकाधीन ताकत का इस्तेमाल करेगा और फिर वो नया प्रधानमंत्री चुनने के लिए तैयारी करेगा, जैसे सर ने बताया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझते जाइए, बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, क्योंकि कई बार जब जैसे अविश्वास प्रस्ताव इस समय चर्चा में है तो जाहिर सी बात है 1-2 साल में ज़रूर सवाल आने वाला है। तो अब आगे एक बात और समझनी है कि जैसा कि बात आपने की कि दिल्ली में भाई एक अविश्वास प्रस्ताव की प्रैक्टिस की गई जिसकी ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है। तो अभी की स्थिति में जो केंद्र सरकार को गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव ले आया गया है, जिसमें की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ऑलरेडी एक पार्टी के पास इतनी अच्छी मेजॉरिटी है, एनडीए के पास इतनी अच्छी मेजॉरिटी है। ये संसदीय परंपरा में स्वस्थ परंपरा है या गड़बड़ परंपरा है, नेहरू जी वाले कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो? हाँ, अभी जो प्रस्ताव लाया गया है इसको लेकर पूरे देश में 2 तरह की चर्चा है। एक तो ये कि इस सरकार के खिलाफ बातें होनी चाहिए, क्योंकि सरकार, खासकर जो मणिपुर का मुद्दा उठा है उस पर सरकार कुछ नहीं बोल रही है, या खासकर प्रधानमंत्री स्पष्ट तौर पर कोई अपना वक्तव्य नहीं दे रहे। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जब सरकार इतनी मजबूत स्थिति में है, उसके पास पूर्ण बहुमत है, तो फिर विपक्षी दलों को अपना जो सबसे मजबूत हथियार है विरोध का, अविश्वास प्रस्ताव, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये संसदीय परंपरा में ठीक नहीं है। एक मजबूत सरकार को अस्थिर करने के लिए या इस रंग का उसके प्रति आलोचना का माहौल बनाने के लिए आप अंतिम हथियार का प्रयोग कर रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव का। ये आप उसका मजाक कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं उनसे। आपको कोई खास ऐसा लगे और लगे कि हाँ, एक देश की जनता का मूड भी ऐसा है, जनता भी ऐसा चाहती है, या वाकई सरकार के प्रति एक गंभीर आलोचना हो रही है, तब आप लाएं तो उसका कोई मुद्दा भी बनता है।
लेकिन जो आप कह रहे हैं वो बात ठीक है कि यदि नेहरू जी वाले संदर्भ में देखा जाए कि पहली बार जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जेबी कृपलानी साहब लेकर आए थे, तो उस पर नेहरू जी ने जवाब देते हुए बात कही थी कि ये एक स्वस्थ परंपरा है और ऐसे प्रस्ताव आने से सरकार को अपने विचार रखने का मौका मिलता है और ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो फिर सरकार को इसे सकारात्मक लेना चाहिए। और यदि विपक्षी दल ये चाहते हैं कि सरकार और खासकर प्रधानमंत्री सदन में अपना वक्तव्य दें, मणिपुर के बारे में एक साफ नज़रिया अपना स्पष्ट करें, तो उस ख्याल से फिर ठीक है ये कि एक सरकार का जो पूरा विचार है विभिन्न मुद्दों पे, न केवल मणिपुर के मुद्दों पे बल्कि और सारे मुद्दों पे विपक्षी दल बार बार सवाल पूछते रहते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, इन सारे मुद्दों पे। तो एक तो विपक्ष का भी उद्देश्य यही है कि प्रधानमंत्री से उनका वक्तव्य लिया जाए। दूसरी बात ये भी देखा जा रहा अभी इस संदर्भ में कि शायद विपक्षी दल ये भी चाहते हैं कि वो ये देख पाए कि हमारे पास कितनी मजबूत स्थिति है। ये जब से इंडिया बना है तब से उनको लग रहा है कि कौन साथ में है कौन नहीं है, तो इससे थोड़ा वो दृश्य भी साफ होगा कि कौन से दल हमें समर्थन दे रहे हैं और कौन से दल समर्थन नहीं दे रहे हैं। तो उनकी स्थिति क्या है और कितने मजबूत है उनकी स्थिति, ये भी पता चल पाएगा। लेकिन अगर सामान्य तौर पे अगर देखा जाए तो विपक्षी दलों को अपना ये मजाक नहीं करना चाहिए। ये जो संसदीय प्रक्रिया है इसमें कई तरह के प्रस्ताव हैं, निंदा प्रस्ताव है या स्थगन प्रस्ताव है, कई ऐसे प्रस्ताव हैं अलग अलग मुद्दों में जिसके जरिए आलोचना की जा सकती है। ये अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं। और इसके पहले 2018 में जो लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव, उसका भी मजाक उड़ा था, विपक्षी दलों को कोई उस पर समर्थन नहीं मिला, प्रधानमंत्री ने बल्कि उसका मजाक भी उड़ाया था। और उस दौरान उस बात को भी आज चर्चा में लाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने उसका मजाक किया, फिर से एक बार विपक्षी दल मजाक के लिए अविश्वास प्रस्ताव ले आया। लेकिन बहस के तौर पर देखा जाए तो ये इसमें सरकार का विभिन्न मुद्दों पर क्या विचार है, क्या दृष्टिकोण है, ये देश को मालूम चल पाएगा। चलिए, इसका एक और पक्ष है जिसको जानना जरूरी है। जैसे इंदिरा गांधी की सरकार थी या नेहरू जी की ही सरकार थी जिस समय, खैर नेहरू जी को अगर इससे हटा दें क्योंकि उन पर तरह का कुछ रहा नहीं, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार जितनी मजबूत थी, इमरजेंसी जैसा कदम उठाया गया उस समय, जब सरकार बहुत ज्यादा मजबूती के साथ आती है तो एक खतरा तो डिक्टेटरशिप का होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या उस समय अविश्वास प्रस्ताव जैसे प्रैक्टिस को आजमाना, इसको स्वस्थ परंपरा नहीं कहेंगे, गलत कहेंगे, या फिर एक बहुत मजबूत सरकार के अगेंस्ट इसका इस्तेमाल करके ये दस्तक देना कि भाई विपक्ष नाम की चीज है, एग्जिस्ट करती है, और अगर आप वक्तव्य नहीं देंगे तो फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। और जनता में एक मैसेज तो गया ही ना अविश्वास प्रस्ताव के जरिए, या मीडिया में एक भारी रूप से चर्चा तो हो ही रही है इस बात की। तो आलोचना के स्तर पर जो विपक्ष चाहता था वो तो फाइनली हुआ ही। तो इसका दूसरा पक्ष क्या है? अब देखिए, इसका अगर दूसरा पक्ष देखें तो सबसे ज़्यादा जो मजबूत सरकार अगर हम अपने देश के इतिहास में देखें तो इंदिरा गांधी जी ने चलाई है। और इंदिरा गांधी जी को 15 बार, और तब का विपक्ष तो इतना भी सेंट्रलाइज नहीं था, तो 15 बार, मतलब आज तक के हमारे संसदीय प्रक्रिया के इतिहास में 15 बार इंदिरा गांधी के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव की जो प्रैक्टिस है ये हुई है। तो हम इस रूप में अगर देखें, और ठीक वैसे ही स्थिति आज की है। आज की भी जो सरकार है वो एक सिंगल राजनीतिक दल के रूप में भी वो पूर्ण बहुमत से बहुत ऊपर है। और अगर उसका अलायंस देख लें तो वो वाकई में एकाधिकार जैसी सरकार है इस समय। तो ऐसी स्थिति में बहुत बार ऐसा होता है कि जो सरकारें होती हैं, जब वो पूर्ण बहुमत में होती तो कई बार वो बहुत गंभीर मुद्दों पे भी तानाशाही रवैया अपनाती हैं। उनको लगता है कि उनको जो निर्णय लेना होगा वो लेंगे, वो विपक्ष के प्रति उत्तरदायी नहीं है। उनको लगता है कि वो देश के प्रति उत्तरदायी हैं, जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, विपक्ष के प्रति उत्तरदायी नहीं है। लेकिन संसदीय प्रक्रिया में हमारे विपक्ष का होना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पक्ष का होना है। क्योंकि पक्ष के द्वारा जब भी कोई ऐसे काम किए जाते हैं तो जनता का वास्तव में सरकार के साथ जो विपक्ष होता है वो वास्तव में जनता का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसी स्थिति पे जब जहाँ ज़रूरत होती है कि सरकार को अपना वक्तव्य जो है वो विपक्ष को देना चाहिए जिससे कि जनता तक मैसेज पहुँचे, तो वहाँ के लिए फिर इस प्रक्रिया को एक स्वस्थ परंपरा के आधार पे, हम नई परंपरा नहीं मान सकते, ये पहले से होता आया है। तो उसी क्रम में हम देख सकते हैं कि ये भी जो प्रैक्टिस है ये है। और विशेषकर जो विपक्ष का कहना भी है कि हम जो मणिपुर में जो हिंसा हुई है
उसका जो लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हुआ है और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको ठीक से मैनेज नहीं किया है, तो इस पे हम प्रधानमंत्री का बयान चाहते हैं। एक सवाल यहाँ से और भी बनता है कि क्या अविश्वास प्रस्ताव का कोई और विकल्प है? और विकल्प का मतलब कि जैसे अगर प्रस्ताव हम ले आए, आपने भी शुरू में प्रस्ताव बताते हुए कहा था कि जो प्रस्ताव होता है ये वापस लिया जा सकता है। तो क्या एक बार अगर अविश्वास प्रस्ताव मान लीजिए ले आ दिया गया और लोकसभा में इसकी चर्चा हो रही है कि अब एक समय दे दिया गया और इस पे हम चर्चा करेंगे, और इसका उद्देश्य क्या है कि प्रधानमंत्री वक्तव्य नहीं दे रहे हैं, तो क्या अगर प्रधानमंत्री वक्तव्य दे दें तो क्या ये अविश्वास प्रस्ताव की जो प्रैक्टिस है क्या ये हटाई जा सकती है? या फिर पक्ष विपक्ष के जो भी आपस में मतभेद है अगर उसका सुलझाव कर लिया जाए तो क्या ये वापस हो सकता है? तो इसका उत्तर हमें जहाँ तक लगता है कि हाँ भी हो सकता है। भाई आधार ही है कि प्रधानमंत्री जी वक्तव्य नहीं दे रहे हैं, तो अगर प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष से अनुमति लेके और कल परसों में वक्तव्य दे दें जो प्रैक्टिस होनी है अविश्वास का उसके पहले, तो क्या लगता है कोई आधार बनेगा? फिर किस बात पे चर्चा होगी, है ना? तो एक ये भी है कि अविश्वास प्रस्ताव के वैकल्पिक तौर पे भी हम चीज़ों को देख सकते हैं। थोड़ा सा अगर ये डिस्कस करें कि कौन कौन से महत्वपूर्ण ऐसे मौके रहे जब अविश्वास प्रस्ताव ले आया गया। जैसे आपने बताया इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अगेंस्ट 15 बार, करीब 15 बार अविश्वास प्रस्ताव ले आया, जो अब तक भारतीय संसदीय परंपरा में सबसे ज्यादा है। और पहली बार मोरारजी देसाई की सरकार के अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव की प्रैक्टिस हुई, पारित हुआ और उन्हें हटना पड़ा। ठीक है, तो ऐसे और भी कुछ मौके याद आ रहे हैं? इस मौके की बात अगर हम लोग करें तो देखिए अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति तो अभी देश में 26 बार इसका जो उपयोग है वो किया जा चुका है। ये 27वां बार है। ये 27वां बार होगा, इसको छोड़ के हम लोग 26 बार अभी तक 2018 जो था वो एनडीए के सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ जो मोदी जी के खिलाफ लाया गया था वो 26वां था। तो इनमें बहुत सारे ऐसे थे जो मजबूत सरकारों के खिलाफ थे, तो वहाँ पे हम इसको आलोचना के रूप में देख पाते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है जब हमारे प्रधानमंत्रियों को, हमारी सरकारों को त्यागपत्र देना पड़ा। और पहला आपने बताया कि मोरारजी देसाई की जो पहली सरकार थी, जो अविश्वास के बिहाफ पे जिनको हटना पड़ा, त्यागपत्र देना पड़ा, तो वो पहली सरकार थी। तो पहले ही उन्होंने बिल्कुल त्यागपत्र दे दिया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि हमारे देश में ना जो संघवाद हमारी प्रकृति है, 3 टाइप के संघवाद होती है, ये चर्चा हो जानी चाहिए। एकात्मक संघवाद, सौदेबाजी वाला संघवाद और सहकारी संघवाद। हमारा संविधान अपेक्षा करता है कि हम एक फेडरलिज्म, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, सहकारी संघवाद, उसकी स्थापना करें। तो ये बीच का जो हमारा दौर था 1990 के आसपास का, 89 से जो शुरू होता है राजीव गांधी के जाने के बाद, और वहाँ से लेके लगभग 2000 तक का जो कार्यकाल है, ये हमारा जो संघ था ना, ये सौदेबाजी वाला ही था। और यहाँ पर कोई केंद्रीय सरकार मजबूत नहीं हो पाई, इसलिए बार बार क्या होता था कि जो क्षेत्रीय दल थे उनसे समर्थन लेके केंद्र में सरकारें बनानी पड़ी। तो ऐसी स्थिति में एक लंबा जो दौर था, ये 10 साल का मात्र, इसमें कई सारे अविश्वास प्रस्ताव प्रैक्टिस किए गए। और चौधरी चरण सिंह के खिलाफ उन्होंने तो इसको फेस करने से पहले ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद फिर आता है नरसिम्हा राव जी की सरकार के खिलाफ, वीपी सिंह हाँ के ना, खिलाफ। हालांकि उन्होंने विश्वास प्रस्ताव उन्होंने प्रस्तावित किया कि हम बहुमत अपना सिद्ध करेंगे, और उस समय उन्होंने बहुमत अपना तो सिद्ध नहीं कर पाए, लेकिन प्रस्ताव पास हुआ, क्योंकि पक्ष में विश्वास प्रस्ताव था, पक्ष में ज़्यादा वोट पड़े, विपक्ष में कम वोट पड़े, तो प्रस्ताव पास हुआ, सरकार बच गई। लेकिन उस समय तकनीकी रूप से अगर राष्ट्रपति चाहते तो नरसिम्हा राव जी को त्यागपत्र देने को बोल सकते थे, क्योंकि अल्पमत की सरकार लोकतंत्र में नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि इतनी प्रधानमंत्री बदल चुके थे 3-4 सालों में कि कोई भी राजनीतिक दल चुनाव चाहता नहीं था, तो चुनाव न चाहने की दशा में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार जो है वो बची रह गई। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं हम लोग, तो इंद्र कुमार गुजराल जी को भी इसका सामना करना पड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2-2 बार इसका सामना करना पड़ा। तो ये एक लंबा इतिहास हमारे पास है, और मजबूत सरकार हो, कमज़ोर सरकार हो, सबके अगेंस्ट ये प्रैक्टिस हुई है जो हम लोग देख पा रहे हैं। मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो भी बहुमत में थी, उनका अलायंस बहुमत में था, लेकिन उनको भी विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा, हालांकि वो पास करा ले गए थे। तो ये इतिहास है अगर हमारा देखा जाए तो इसके परिप्रेक्ष्य में। जी चलिए, तो आप कुल मिलाकर सारी बातें समझ गए होंगे। अविश्वास प्रस्ताव हमारे संविधान में इसका जिक्र नहीं है, लोकसभा के नियमों में है, तो कहाँ से हमने अडॉप्ट किया है और किस तरह की ये प्रैक्टिस है। और डायरेक्ट कहीं लिखा तो नहीं है कि सरकार गिर जाएगी अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो, लेकिन 75(3) की भाषा से ये इंटरप्रिटेशन किया जाता है कि भाई
लोकसभा में जब विश्वास खत्म हो जाएगा सरकार को तो सरकार को गिरना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस पूरी बातचीत से आपको बहुत मदद मिलेगी अपनी तैयारी में, और जितना क्रक्स था इस पूरे मैटर का और जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन्स थे उसको हमने क्लियर करने की कोशिश की है। लास्ट सूचना ये है कि स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम ने एक नया बैच शुरू किया है, P2I प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, सुबह 8 बजे UPSC का। इसमें प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। प्रीलिम्स में जो बच्चे इसमें क्लियर कर जाएंगे उनको यहाँ बुलाया जाएगा, मेंस की तैयारी करने के लिए 4 महीने स्टडी IQ के प्रीमाइस में रखा जाएगा और यहीं बैठाकर तैयारी की जाएगी, कराई जाएगी। फैकल्टीज़ ही कराएंगे और मेंटोर्स रहेंगे। तो अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ब्रोशर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक कीजिएगा तो ब्रोशर मिल जाएगा और एडमिशन का पूरा डिटेल मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया, फिर किसी ऐसे ही एपिसोड में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। आप लोग का भी बहुत शुक्रिया, नमस्कार। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।